हेलो गाइस, आज हम बहुपद के संबंध में चर्चा करेंगे जो कक्षा 10वीं के अध्याय 2 का चैप्टर है। और अध्याय 2 में यह 6 नंबर में इस बार कक्षा 10वीं में पूछा जाएगा। इसका पार्ट 1 आज हम समझेंगे। इसके बाद पार्ट 2 आपका अगला रहेगा जिसमें इससे संबंधित सवाल रहेंगे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। बहुपद 4x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। x की जो घात है वह उच्चतम घात वही बहुपद की घात कहलाती है। इसके संबंध में हम नीचे इस बहुपद के एक बहुपद यानी रेखी बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ 4x में बहुपद यानी x जो भी समीकरण होगी, रेखी समीकरण हो, द्विघात समीकरण हो या बहुपद या त्रिघात समीकरण हो, सभी समीकरण में जो x होगा वह चर होगा। और उस px में जो समीकरण होगी, समीकरण नहीं कह सकते उसको, बहुपद कह सकते हैं, जिसमें x की उच्चतम घात होगा वह बहुपद की घात कहलाएगी। मैं कुछ भी लिख दूंगा उससे कोई समापन, पहले इन तीन को समझेंगे। जैसे यहाँ पर ये रेखिक बहुपद को हम समझेंगे। अब रेखी बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी अधिकतम घात 1 हो, यानी एक घात का बहुपद को, एक घात बहुपद को रेखी बहुपद हम कहेंगे। जैसे किसी की भी घात 1 हो, x धन 4। अब यहाँ हम देखते हैं कि x जो चर है उसकी अधिकतम घात यदि कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मानते हैं। तो इस प्रकार का जो बहुपद होता है उसे एक घात बहुपद यानी अर्थात रेखिक बहुपद कहते हैं। यदि इसके आगे हम 0 लगा देते हैं तो यह समीकरण हो जाती है। इस प्रकार हमें ध्यान रखना है कि 0 नहीं लगाएंगे तब तक यह बहुपद कहलाएगा। जैसे हमने 0 लगा दिया बराबर करके तो वह बहुपद नहीं, एक समीकरण बन जाएगी। तो हमें 0 नहीं लगाना है और एक घात के माध्यम से इसको समझाना है। इसे हम अन्य उदाहरण से भी समझा सकते हैं। जैसे 3x धन 4/2 हम कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें जिसकी अधिकतम घात 1 होगी। पीछे बटे में भी संख्या हो सकती है, 4/2 हो सकती हैं, 1/3 हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। इस प्रकार की संख्या रेखिक बहुपद कहलाती हैं। इसमें पीछे y या z नहीं आएगा या a b या c कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर हम चाहें तो इस x की जगह हम a का उपयोग भी कर सकते हैं। हम चाहे तो लिख सकते हैं 3a धन 1/3। इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं। इस प्रकार की संख्या को हम रेखिक बहुपद कहते हैं। एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं 2a धन 4। इसकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह रेखिक बहुपद कहलाता है। यदि परीक्षा में इस प्रकार खाली स्थान भी आ जाए कि रेखिक बहुपद या इस प्रकार संख्या लिख दे 2x धन 4 रेखिक बहुपद हैं, सत्य असत्य भी हो सकता है, तो वहाँ पे हमें लिखना है सत्य। और लिख दिया जाए 2x की घात 3 धन 4x धन 5 क्या रेखिक बहुपद है, तो हम लिखेंगे असत्य। इस प्रकार हमें रेखिक बहुपद को इस प्रकार से समझना है कि जिसकी आगे वाली जिसकी संख्या है, जो चर संख्या है x y z या a b c जो भी हो, वहाँ पर उसकी अधिकतम घात अगर 1 है तो वह अपने आप में रेखिक बहुपद हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इसमें अधिकतम 2 अंक होते हैं या 1 अंक भी लिख सकते हैं। जैसे 3 है, यह भी एक रेखिक बहुपद है क्योंकि इसकी घात 1 है, आगे संख्या नहीं है, परंतु यह एक रेखिक बहुपद है। अब हम चलते हैं 2 घात बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसकी अधिकतम घात 2 होती हैं। अब 2 घात होती हैं तो वहाँ पे जो संख्याएं होगी वो आपको ध्यान रखना है 3 होगी। एक घात वाले में अधिकतम 2 संख्या लेते हैं, पीछे b भी लिख सकते हैं अपन चाहें तो यहाँ पे। लेकिन देखिए 3 द्विघात समीकरण में ax की घात 2 धन bx धन c लिखते हैं, तो अधिकतम घात क्या है उसकी 2 है। अब यहाँ पे इसकी घात 2 है, अब इसकी घात क्या हो जाएगी 1, यानी घटते हुए क्रम में उसकी घात को आपने लेना है। अब यहाँ पर इस प्रकार हमें ध्यान रखना है। इससे पहले हमने एक घात लिया था तो यहाँ से आगे के पार्ट को हमने नहीं लिखा था। अब यहाँ पे और यहाँ पर घात क्या लिखना हमें
एक आगे संख्या और भी हमको 3 लिख रखा है, हम एक की जगह 3 भी लिख सकते हैं और बी की जगह 4/2 कुछ भी लिख सकते हैं। इस प्रकार ये एक रैखिक बहुपद कहलाता है। और अब द्विघात बहुपद के लिए हमें ध्यान रखना है, एक 3 x की घात 2 धन 5 y धन 6, ये आपका ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। यदि इसके बराबर हमने 0 लगा दिया तो ये द्विघात समीकरण, ये वर्ग समीकरण बन जाएगी, जिसे वर्ग समीकरण कहते हैं। तो हम यहाँ पर समीकरण नहीं समझते हुए हम बहुपद को समझ रहे हैं, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए 2 घात, यानी ये आगे वाली जो संख्या इसकी घात 2, आपके बीच वाली की संख्या में यहाँ पे संख्या वही रहेगी, x की घात 2 5x धन 6, यानी जो घातें हैं वो आपकी घटती जाएगी। यहाँ पे संख्या x ही रहेगा, यहाँ पर भी x ही रहना है, लेकिन जो आपके घातें हैं वो घटती जाएंगे। 2 थी, अब इसकी घात 1 हो जाएगी और यहाँ के घात वाला चर संख्या खत्म हो जाएगी। घात हमेशा चर के लगती है, चर अर्थात x हो या y हो या z हो, उसके घात लगती है। और यहाँ पे 2 घात से शुरू करेंगे, फिर 1 घात हो जाएगी और फिर चर संख्या ही खत्म हो जाएगी, तो घात नहीं रहेंगी। ऐसी संख्या को द्विघात बहुपद कहते हैं, ये हमें याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि x की घात 2 धन bx धन c, तो ये द्विघात समीकरण है असत्य। सत्य में पूछा जाए तो हम कहेंगे सत्य। अगर आपसे लिख दिया जाए यहाँ घात करके 3 घात कर दे, यहाँ भी 3 घात कर दे, लिख दिया जाए, क्या यह द्विघात समीकरण है? तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि पहले शुरुआत में ही जिसकी घात 2 हो और फिर घटते क्रम में अगर आगे घात फिर 2 आ गई तो वो समीकरण वो बहुपद ही नहीं है। आपकी यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात, अर्थात 1 घात लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसे द्विघात बहुपद हम कहेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें आगे एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे 5x की घात 2 धन 6x धन 5/3 भी लिख सकते हैं। इसे हम बटे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह बहुपद है। इस द्विघात बहुपद में पहली बार में 2 घात x के वहाँ, फिर यहाँ पर 1 घात और फिर घात, यानी चर संख्या ही नहीं रहेगी। तो घात किसके लगाएंगे? फिर कोई चर संख्या नहीं रहेगी। इसे हम y के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 5y की घात 2, तो फिर हमें यहाँ भी y लिखना है 6y और यहाँ y गायब हो जाएगा। इसे इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। और इस प्रकार की जो बहुपद होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद हमें एक चीज़ याद रखना है कि उसकी अधिकतम घात 2 होना चाहिए। इस प्रकार की अगर इन 3 बातों को आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो परीक्षा में आपके ऑब्जेक्टिव, सही जोड़ी, सत्य तर्क, इस प्रकार से आपको सवाल करने में तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं आएगी। अब 3 घात, अर्थात 3 घात बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, जिसकी घात 3 हो। ऐसी 3 घात वाले बहुपद जो होते हैं उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब हम 3 से शुरू करेंगे किसी भी संख्या को, जैसे हमने यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, आप हम 6 भी लिख सकते हैं। 6x की घात 3, यानी 3 घात अगर है तो 3 से शुरू करेंगे। धन या ऋण भी लगा सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, अपन चाहे तो ऋण यहाँ पर, हम चाहे यहाँ पर भी ऋण कर सकते हैं, इसमें भी उससे कोई अर्थ नहीं होता है। हमें सिर्फ घात पर विशेष ध्यान देना है। अब त्रिघात, घात किसके लगाना? चर संख्या के, चर राशि के जो x y z होते हैं उनके हमें घात लगाना है। ऐसा नहीं कि हम 6 या जो संख्या उसके हम घात लगा दें, नहीं। तो 6x की घात 3 माइनस 4x की घात 2, यानी घात 1 कम होती जाएगी। प्लस लिखो या वापस माइनस भी लगा सकते हैं, यहाँ कुछ भी संख्या कम ज़्यादा लगा सकते हैं। 3x, अब देखिए 3 घात, 2 घात और 1 घात, और 1 घात को हम नहीं लिखते हैं, 1 घात को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से प्लस अब केवल संख्या आना चाहिए। जब तक घात चलती है तब तक केवल अंक नहीं आता है, आखिरी में जाके एक अंक या एक संख्या आती है, एक अंक आता है जो चर, जिसके पीछे कोई चर नहीं होती है। जैसे 6x की घात 3, यहाँ हमने देखा द्विघात से हमने दो जगह तक हमने घात देखी, और 1 घात वाले में एक ही संख्या की घात देती है यहाँ पे, और 3 वाली संख्या में 3 घात वाली में 3 संख्याओं तक घात देती है और चौथे नंबर पर नहीं रहती है। ये हमें ध्यान रखना है। और इस प्रकार की एक और उदाहरण दे सकते हैं इसका अपन, 4x की घात 3 धन 5x की घात 2 धन 1x, या x भी लिख सकते हैं, x और धन 1/2 भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हमने देखा इसकी अधिकतम घात 3 है,
फिर 2 है, फिर घात 1 है, उसके बाद घात वाली संख्या ही नहीं है, चर अचर यानी x पीछे नहीं है। हम चाहे तो इन संख्याओं की जगह y भी लिख सकते हैं या इन संख्या की जगह a भी लिख सकते हैं, जैसे 4 a की घात 3, 5 a की घात 2 या a धन 1/2। इस प्रकार से भी हम इसे समझ सकते हैं। केवल 3 घात को हमें 3 से शुरू करना है, 2 घात को हमें 2 से शुरू करना है और सिंगल घात को 1 से शुरू करना है और दूसरे पर खत्म करना है। संख्या को आगे अपन 1 तक भी कम कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। इसकी अधिकतम घात 1 है, बिना चर वाली संख्या पीछे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतम घात 1 है, 1 ही, इसलिए यह रैखिक बहुपद कहलाता है। पता चल रहा है कि द्विघात होने की वजह से 2 घात, 3 घात होने की वजह से त्रिघात, लेकिन 1 घात होने की वजह से एक बहुपद नहीं कहलाएगा, ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। यहाँ द्विघात होने की वजह से द्विघात बहुपद कहलाएगा और 3 घात होने की वजह से त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अभी हमने पार्ट 1 में जो रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण को समझा, उसी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। यदि आपने वहाँ पर तीनों को अच्छी तरह समझा तो इन प्रश्नों के उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार के प्रश्न आपके प्रयोग, खाली स्थान, सही विकल्प आदि या सही अथवा गलत, सत्य अथवा असत्य आदि रूप में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को कहते हैं। आपको यदि 0 लग जाता है, px तक तो बहुपद कहलाता है, यदि बराबर 0 लग जाता है तो वह समीकरण कहलाती है। और यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद हैं और वह 0 के बराबर हैं, तो हम खुद जानते हैं कि ऐसी समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद हमारा ये होगा, देख लो मैं आंसर लिख रहा हूँ। हमारा जो द्विघात बहुपद जो होगा वो होगा ax की घात 2 धन bx धन c, ये हमारा द्विघात बहुपद है। लेकिन वहाँ कहा 0 है तो हम लिखेंगे 0, अर्थात हम उसको कहते हैं, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। इसका सही उत्तर होगा आपका द्विघात समीकरण, जो इस रूप में होगी तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। ये मैंने समझाने के लिए लिखा आपको, सही उत्तर आपका द्विघात समीकरण है। अगला है द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी। द्विघात नाम से पता चलता द्विघात। अब द्विघात बहुपद है तो बहुपद में घात 2 होगी, अर्थात हम यहाँ लिखेंगे कि द्विघात बहुपद में बहुपद की घात 2 होगी, जिसे हम लिख सकते हैं 2। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है। एक बहुपद है जिसकी अधिकतम घात यानी घात शुरू होती वहाँ 3 है, तो ऐसी घात को जिसकी घात 3 है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो वह एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है त्रिघात बहुपद। आप इस प्रकार के आपके सही जोड़ी के रूप में भी इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं और खाली स्थान में भी आ सकते हैं, इसलिए हमें इन्हें समझना है। कहीं किसी को परीक्षा किसी भी रूप में आए पर पूछे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगला है आपका 2 बहुपदों का योग होता है। 2 बहुपद, हम 2 बहुपद नहीं समझे, 2 बहुपद नहीं समझते हुए 2 संख्याओं का योग, क्या एक संख्या नहीं हुई, दोनों को जोड़ा एक संख्या आई, तो हमें यहाँ पर केवल ये याद रखना है कि 2 बहुपदों का योग होगा एक बहुपद, अर्थात हमें याद रखना है 2 बहुपदों का योग होगा एक बहुपद। ax की घात 2 धन bx धन c बहुपद का उदाहरण है। कौन से बहुपद का उदाहरण है? यहाँ पे स्पष्ट लग रहा है कि 2 घात लगी हुई है, ये घात से पता चल रहा है यहाँ पे 2 घात लगी हुई है, इसलिए हम कहेंगे यह द्विघात बहुपद। कौन सा है? द्विघात बहुपद। अब ax की घात 3 धन bx की घात 2 धन cx धन d बहुपद का उदाहरण है। कौन से बहुपद का उदाहरण हुआ? तो ये हुआ त्रिघात, जो कि 3 घात लगी हुई, इसलिए त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद।
इस प्रकार से घात 2 के बहुपद कहलाते हैं। घात 2, जिसकी घात 2 हो उस बहुपद को कहते हैं द्विघात बहुपद। घात 2 के बहुपद को कहते हैं द्विघात। और आखिरी आपका त्रिघात बहुपद में कितने शून्य होते हैं? 3 से पता चल रहा, हमें ये याद रख के लिखना है 3। कितने शून्य होते हैं? 3, अर्थात 3 शून्य होते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 को देखना है। एक बहुपद जिसकी घात नहीं, पांचवें को देखना अपने को। एक x की घात 2 धन bx धन c बहुपद का उदाहरण है। ये कौन से बहुपद का उदाहरण है? द्विघात बहुपद का। लेकिन जिसकी घात 2 के बहुपद कहलाते हैं, तब भी हम लिखेंगे द्विघात बहुपद। इस प्रकार से ये समझना हमें, एक टाइप के क्वेश्चन पेपर पूछने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। इस प्रकार हमने रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद को समझा, जिसके आधार पर हम इन उत्तरों को आसानी से दे सकते हैं और हमने दिए हैं। इसलिए हमें एक रेखिक समीकरण, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद को अच्छी तरह समझना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 में इन सवालों को लेकर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करें।